हेलो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका महिला बाल विकास का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी अगर दिसंबर में नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम जनवरी, फरवरी या मार्च के समथिंग हो जाएगा, पर हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 को हम अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं वो हमारे बन जाए। ठीक है, तो देखो, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 का एक आपको डेट याद रखनी है, कब का है, 1961 का ये अधिनियम है। ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि दहेज प्रतिशत अधिनियम कब का है, 1961 का। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि यह अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी। तो 20 मई 1961 को राष्ट्रपति के द्वारा दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। ठीक है, फिर पूछा जाएगा तीसरा क्वेश्चन कि ये अधिनियम लागू कब हुआ। तो ये अधिनियम आपका 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। याद रखना है, 1 जुलाई 1961 को ही ये लागू हो गया था और 20 मई 1961 को ये राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इसमें टोटल कितनी धाराएं, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है। तो 10 धाराएं इसमें, दहेज प्रतिशत अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, 10 धाराएं आपकी टोटल हैं। ठीक है, अब इसकी जो टोटल आपको कितनी धाराएं पता होना चाहिए, 10 धाराएं पता होनी चाहिए। इसमें जो आपका पहला संशोधन इस अधिनियम में हुआ था वो 2004 में हुआ था। ये भी आपको अगर पूछा जाए इतना डीप में तो याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे हम इनकी धाराओं को पहले देखते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली धारा क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यानी अगर आप कोई भी अधिनियम पढ़ रहे हो, आपको याद नहीं है तो आपकी इसकी धाराओं में क्या है, तो फर्स्ट जो धारा बात कहती है वो संक्षिप्त नाम। यानी अधिनियम का नाम क्या है, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत पर। ठीक है, प्रारंभ यानी इसका जो प्रारंभ हुआ है 1 जुलाई 1961, ये वाली आपकी डेट रहेगी। ठीक है, सेकंड धारा जनरली आपकी परिभाषा के बारे में ही बात करती है, जिससे संबंधित जो अधिनियम है उसकी परिभाषा आपकी सेकंड धारा में ही रहती है। थर्ड धारा क्या कहती है, दहेज लेने या देने दोनों के लिए आपकी दंड है और शास्तियाँ हैं। ठीक है, धारा यानी आप दहेज ले रहे हो तो भी दंड देना है, आपको दंड मिलेगा, और दे रहे हो तो भी लगेगा। तो दहेज 4 धारा बोलती है दहेज मांगने के लिए दंड और शास्तियाँ हैं, यानी आप दहेज मांगते हो तो आपको दंड मिलेगा। 4 ए बोलता है विज्ञापन पर प्रतिशत। इस तरह का कोई आप विज्ञापन नहीं दोगे जिससे यह प्रतीत होता है कि वो दहेज की मांग की जा रही है। धारा 5 कहती है कि दहेज लेने या लेने के लिए करार शून्य होगा, यानी दहेज आप ले रहे हो तो और इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो लेने देने के लिए, तो वो स्टार्टिंग से ही क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये आपका भी कोई वॉइड आ जाता है तो वॉइड भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि धारा 6 कहती है कि दहेज, ठीक है, दहेज का पत्नी या उसके वारिशों के फायदे के लिए लेना, यानी हम दहेज किसी ले रहे हैं, पत्नी और वारिशों को उसके बारे में भी प्रावधान धारा 6 करती है। धारा 7 करती है अपराधों का संज्ञान के बारे में। धारा 8 में में बताया कुछ मामलों में सबूत का भार, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, पोस्ट बताया है किसको प्रूव करना होगा, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। धारा 8 भी बात करती है दहेज प्रतिशत अधिकारी, यानी अधिकारी कौन होगा, दहेज प्रतिशत अधिकारी, उसके बारे में धारा 8 में प्रावधान किया गया है। धारा 9 है नियम बनाने की शक्ति है, इससे संबंधित नियम कौन बनाएगा, धारा 9 बात करती है। 10 बात करती है कि राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, धारा फर्स्ट हमने देख लिया कि दहेज के बारे में बात करती है, यानी उसका जो नाम है, विस्तार है, प्रारंभ। धारा 1 करती है। धारा 2 बात करती है दहेज की परिभाषा, यानी जो अधिनियम में आपके दहेज की परिभाषा दी गई है वो क्या है, कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात, मतलब विवाह के समय दी गई हो या पहले दी गई हो या पश्चात दी गई हो, किसी समय विवाह के एक पक्षकार यानी लड़की वाले हों या लड़के वाले हों द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार लड़की वाले या लड़के वाले, यानी इसमें ऐसे ये नहीं बोला गया कि किस लड़की वाले ही दहेज देंगे, लड़के वाले ही देते तो भी वो दहेज की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, माता और या करके भी बताया, माता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षता या प्रत्यक्षता, यानी आपने डायरेक्ट दिया हुआ इनडायरेक्ट दिया गया, या दिए जाने के करार, मतलब आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है हम देंगे, ऐसी सम्मति या प्रतिभूति दहेज की श्रेणी में आती है। नोट क्या है, ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत आने वाली महर शामिल नहीं है, क्योंकि महर एक तरह का दहेज ही होता है, परंतु इसमें स्पष्ट बताया गया है दहेज प्रतिशत अधिनियम की परिभाषा में कि महर क्या है, वो आपका दहेज नहीं है। याद रखना है, आपका ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है कि महर भी आपका दहेज के अंतर्गत आता है। तो धारा 2 बोलती है स्पष्ट करती है कि महर को धारा 2 के अंतर्गत दहेज नहीं माना गया है। ठीक है, धारा 3 क्या कहती है, दहेज देने और लेने के लिए दंड, यानी आप लेते हो और देते हो दोनों कंडीशन में आपको दंड मिलेगा। यानी दहेज लेने या देने को अब आपको 5 साल की कारावास हो सकता है, 15,000 रुपये का जुर्माना, यानी आप दहेज लेते हो देते हो दोनों कंडीशन में आपको 5 साल की सज़ा और 15,000 का जुर्माना, वह दहेज के मूल्य की रकम तक बतौर पेनल्टी लगेगी। यानी ये तो आपको बताया गया है, स्पष्ट किया गया है, आपको उतना देना पड़ेगा जितना आपको दहेज आपने लिया है। धारा 4 कहती है दहेज मांगने पर दंड और शास्ति, यानी यहाँ पर आप दे रहे हो और ले रहे हो,
और यहाँ पर क्या आप दंड दहेज मांग रहे हो, उसके लिए क्या कंडीशन है उसमें जो बताया गया है कि किसी के दूसरे मतलब किसी के द्वारा दहेज की मांग किए जाने पर उसे कानूनी रूप से 6 माह से लेकर 2 साल तक की कारावास हो सकता है। यानी 6 महीने से लेकर 2 साल तक की उसे सजा हो सकती है जब कोई दहेज मांगता है उस कंडीशन में, और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, धारा 4 क्या बोलती है, 10,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है, और दहेज लेने देने की कंडीशन में आपको 5 साल की सजा होगी, 15,000, या फिर जो जुर्माना रहेगा वो आपने दहेज दिया है उसकी रकम के बतौर पेनल्टी भी लगेगी। ठीक है, धारा 4 बात करती है, क्या बात करती है, आपने दहेज मांग रहे हो, यहाँ पे आप मांग रहे हो, वहाँ पर आप दे रहे हो और ले रहे हो, मांग नहीं रहे हो, यानी आप दे रहे हो किसी को दहेज तो भी दंड है, और आप ले रहे हो तो भी दंड है, और यहाँ पर आप मांग कर रहे हो वो भी दंड है। मांग कर रहे हो तो आप 6 महीने से 2 साल की सजा और आपको 10,000 जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 4A क्या बताती है, आप इस तरह ऐसे किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं दोगे जिस पर दहेज की पुष्टि होती है। दहेज मांगने जैसा कोई भी विज्ञापन नहीं दिया जाएगा, और अगर देते हो तो उसके लिए पाबंदी भी लगाई गई है और दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो देखो, कोई भी व्यक्ति पुत्र पुत्री के विवाह के लिए समाचार पत्र, मैगजीन आदि में सम्मति या धन कारोबार के हिस्सेदारी देने संबंधी विज्ञापन नहीं देगा। ठीक है, इस धारा के तहत कि किसी भी कृत्य का प्रतिबंधित करता है, मैं इस तरह का कुछ भी नहीं देगा। विज्ञापन का उदाहरण, बेटे की शादी करने के लिए लड़की के कारोबार में 50% हिस्सेदारी दूंगा, ऐसा विज्ञापन अखबार या मैगजीन में नहीं दिया जाएगा, ये याद रखना है। 4B यानी धारा 4B क्या बोलती है, यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए, मतलब 4 क्लॉज भी बोलते हैं इसे, ठीक है, पढ़ते हैं तो, और 4 क्लॉज ए बोलते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देता है, उसे 6 माह से लेकर 5 साल की कारावास हो सकती है। इस तरह का कोई व्यक्ति देता है विज्ञापन तो उसे 6 माह से लेकर 5 साल तक की कारावास हो सकती है और 15,000 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। तो इस तरह का कोई भी ऐसा अपराध करता है तो उसको ये सजा होगी। धारा 5 क्या कहती है, दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य, यानी जो भी आपने दहेज देने का जो करार किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो क्या हो जाएगा आपका शून्य, यानी स्टार्टिंग से उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगी। इसका अर्थ है कि दहेज लेने या देने के लिए किए गए वर वधू पक्ष या किसी कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होगी। एग्रीमेंट पूरा करने कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता है, कोर्ट में आप किसी भी तरह का दावा नहीं कर सकते हैं, यानी स्टार्टिंग से ही आपका दहेज लेने देने का जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपका वैलिड नहीं रहेगा, शून्य रहेगा। ये धारा 5 में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। तो दंड कब लेने देने के लिए 3 में दिया गया है, अगर कोई मांगता है तो 4 में दिया गया है, और 4A वगैरह विज्ञापन को प्रतिष्ठित करता है, और 4 क्लॉज B आपका किसको, उसके लिए पनिशमेंट की बात करता है। 4 और 5 जो धारा है वो क्या बात करती है, आपका जो भी आपने दहेज लेने देने का करार किया है वो स्टार्टिंग से क्या होगा, वॉइड होगा, ये आपको याद रखना है। धारा 6 है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना है। दहेज आपने क्या लिया है कि पत्नी और उसके वारिसों के फायदे के लिए लिया है, यानी यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के लिए 3 माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके बालिग होने तक 1 वर्ष के भीतर, यदि महिला की मृत्यु हो गई है तो संतान नहीं है तो अभिभावक को दहेज अंतरण किया जाएगा, यदि संतान है तो संतान को अंतरण किया जाएगा, ये बताया गया है धारा 6 में। धारा 7 क्या बताती है, अपराधों का संज्ञान, यानी अपराधों का जो संज्ञान है वो कौन लेगा, वो किसके ऊपर होगा। ठीक है, तो अपराधों का संज्ञान जो लेगा, इस धारा के प्रावधान क्या है, मतलब 8 क्लॉज ए में क्या बताया गया है कि कुछ मामलों में धारा 7 बात करते हैं कि अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम जो वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो दहेज संबंधी शिकायतों की सुनवाई और ट्रायल कर सकता है। तो यानी कौन करेगा, जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखा होगा, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, धारा 8A क्या है, कुछ मामलों में सबूत का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा। इस धारा के तहत प्रावधान है कि अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय है, यानी संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें क्या होता है बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। गैर जमानती है, यानी जिसमें जमानत नहीं मिल सकती है, जिसका अर्थ है कि आरोपी को अदालत के आदेश के अलावा जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे अपराध गैर समझने योग्य हैं, यानी आप ऐसा नहीं है कि समझौता करके इस मामले को रफा दफा करें, ऐसा नहीं होता है। गैर समनीय मामले वो होते हैं जिनमें आप रफा दफा नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। यानी आपने ए ने क्या कहा कि दहेज देना है, दहेज मांगा, ए की लड़की है और बी का लड़का है, अगर वो दहेज मांगते हैं, मान लो ए
दहेज देने वाला है, बी लेने वाला है, ठीक है। और ए ने किस पर, बी पर केस कर दिया कि इन्होंने हमसे दहेज मांगा कई साल बाद हो या उसी समय। तो जो ए है इसमें बताया गया है बी से समझौता नहीं कर सकता है। अगर ये बी की वो केस ना करे वो आपको रकम दे देगा। तो समझौता जब आपका मतलब केस है वो कोर्ट में पहुंच चुका है तो ये किसी भी तरह का बी से समझौता नहीं करेगा, ये इसमें बताया गया है। यानी आप समनीय, ये गैर समनीय योग्य है, यानी समनीय योग्य नहीं है, आप किसी भी तरह का समझौते से रफा दफा नहीं कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। और संज्ञा यानी आप बिना वारंट के भी इन्हें जिस व्यक्ति का दहेज का केस है वो आपको उसको गिरफ्तार कर सकते हो और जिस पर लगाया है उसे, और गैर जमानती यानी बिना जेल जाए आप वापस नहीं आ सकते हो। 8वीं क्या कहता है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, यानी दहेज जो प्रतिषेध अधिकारी, यानी दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। यानी सरकार यानी कौन सी, राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है। पहले यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। 8 क्लॉज बी सब क्लॉज 3 इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान करती है। जो दहेज प्रतिषेध का अधिकारी होता है उसे पुलिस अधिकारी की शक्ति कौन देती है, राज्य सरकार, और राज्य सरकार ही आपका अधिकारी की नियुक्ति करती है जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी से संबंधित कार्यप्रणाली को संचालित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी धारा 8वीं, 8 क्लॉज बी सब क्लॉज 4। तो इसमें क्या बताया, राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड गठित करेगी। यानी कौन, राज्य सरकार किसे गठित करेगी, सलाहकार बोर्ड का गठन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। और यह बोर्ड दहेज प्रतिषेध अधिकारी को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करेगा, मैंने उसकी जो कार्य प्रणाली करेगा उसके कार्यों में सहायता कौन करेगा, एक सलाहकार बोर्ड करेगा जिसका गठन कौन करेगा, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, यानी हमारी मध्य प्रदेश सरकार है तो मध्य प्रदेश सरकार इसका गठन करेगी, ठीक है। धारा 9 क्या है, नियम बनाने की शक्ति, यानी नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियम बनाने की शक्ति, यानी ये अधिनियम किसने बनाया, केंद्र सरकार ने, तो नियम भी कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, यानी नियम बनाने की शक्ति। ये भी पूछा जा सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसको है, तो नियम बनाने की शक्ति का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। आशय इस कानून के पालन के लिए जरूरी नियम केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट धारा 10 कहती है कि राज्य सरकार के नियम बनाने की, यानी केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी, यानी राज्य सरकार, इसके तहत राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कृत्यों के पालन के संदर्भ में नियम बनाएगी। मतलब का क्या पालन किया जाएगा उसके संबंध में नियम कौन बनाएगी, राज्य सरकार आपकी नियम बनाएगी, ठीक है। अब हमने जो धाराएं हैं 10 की 10 देख ली। अब थोड़े इसके फायदे भी देख ले सकते हैं कि क्या फ़ायदे हमें इस अधिनियम से होंगे। तो महिलाओं की सुरक्षा होगी। पहली बात कोई महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, बहुत तरह की घटनाएं नहीं होंगी, परंतु हो रही हैं अभी भी समाज में, तो इससे सुरक्षा उनको मिलती है, ठीक है। कानून महिलाओं के शारीरिक मानसिक उत्पीड़न से बचाने में उन्हें मदद मिलेगी। जो महिलाओं को शारीरिक मानसिक उत्पीड़न होता है उससे बचाने में हमें मदद मिल सकती है। और समाज में जागरूकता फैलेगी, दहेज के खिलाफ जागरूकता बढ़ेगी। अगर कोई दहेज लेता है तो उससे सज़ा हो सकती है, इसके दहेज कम हो जाएगा, परंतु ऐसा हमें वर्तमान परिदृश्य में दिखता नहीं है क्योंकि इस जो लॉ है उसका इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाया है, ठीक है। समानता की स्थापना होगी, यह कानून भी मामलों में पुरुषों के बीच समानता की, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा को समाप्त करना, विवाह में दहेज लेन देन को रोकना और कानून महिलाओं के खिलाफ दहेज उत्पीड़न को भी रोकता है। नेक्स्ट है दहेज की परिभाषा क्या है, वो हमने देख ली। और धारा 2 में दहेज की परिभाषा आपकी दी गई है, 2 में दी गई है, इतना याद रखना है, ठीक है। दहेज 4 है, दहेज लेना और देने के लिए अपराध हमने देख लिया कितना है, जो लेने देने के लिए सज़ा दी गई है 5 साल की सज़ा आपको हो सकती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के तहत, दहेज देना और लेना अपराध है तो धारा 3 के तहत है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कि दहेज के लिए उकसाने पर क्या दंड है। जब दहेज के लिए कोई मांगता है, दहेज लेने के लिए दंड है, यानी जो मांगता है उसके लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है, और धारा 4 में ये बताया गया है। 7 क्या है, क्या दहेज से संबंधित मामलों में जमानत मिल सकती है, तो हाँ, धारा 7 के तहत दहेज के संबंधित मामलों में आरोपी को जमानत मिल सकती है, लेकिन न्यायालय के आदेश पर निर्भर है।
क्या दहेज से संबंधित मामलों में पुलिस जांच कर सकती है? हाँ, धारा 8 के तहत पुलिस अधिकारी को दहेज से संबंधित मामलों में जांच करने का अधिकार है। धारा 9, क्या दहेज के मामले में महिला अदालत की शिकायत कर सकती है? हाँ, यदि महिला को दहेज के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो धारा 6 के तहत वह अदालत में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। धारा 10 क्या है? क्या दहेज से उत्पन्न हत्या के मामले में दहेज प्रतिशत अधिनियम लागू होता है? हाँ, यदि दहेज के कारण महिला की हत्या या गंभीर चोट आती है तो इसे हत्या और हत्या के प्रयास के तहत माना जा सकता है और दहेज प्रतिशत अधिनियम के अलावा अन्य अपराध कानून के तहत भी दंडनीय होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि क्या दहेज के मामले में आरोपी को सजा मिलती है भले ही दहेज को स्वीकार करने का कोई ठोस सबूत ना हो? यदि दहेज को लेने देने का कोई ठोस सबूत नहीं है तो भी आरोपी को दंडित किया जा सकता है, बशर्ते न्यायालय को विश्वास हो कि दहेज की मांग और उत्पीड़न हुआ है। दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत यह संज्ञेय अपराध है क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है जिसमें ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या दहेज के खिलाफ जागरूकता अभियानों का कोई प्रभाव पड़ा है? हाँ, दहेज प्रतिशत अधिनियम और समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों से धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है, लेकिन पूरी तरह से यह दहेज की प्रथा समाप्त नहीं हुई है। कई जगहों पर अभी भी यह प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट है, दहेज उत्पीड़न के मामले में महिलाओं के पास कौन से कानूनी विकल्प हैं? महिलाओं के पास निम्नलिखित कानूनी विकल्प है। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के तहत शिकायत करना, आईपीसी की धारा 498 के तहत दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर सकती हैं, महिला सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं, सामान्य न्यायालय में निजी मुकदमा भी दायर कर सकती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या दहेज के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी बिना वारंट के हो सकती है? हाँ, आरोपी दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत यह संज्ञेय अपराध है, इसलिए पुलिस बिना वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इन मामलों में के माध्यम से दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 को समझ और उसके प्रावधानों को स्पष्ट किया जा सकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज में दहेज की प्रथा को समाप्त करना और महिलाओं को अधिकारों की रक्षा करना होता है। यानी संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस क्या कर सकती है, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं यानी संज्ञेय अपराध होते हैं उनमें पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।